भारतीय संविधान के इस प्रस्तावित खंड में हम लोग विभिन्न विशेष बिंदुओं को देख रहे हैं, जिसमें कि एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। अब ये स्पष्ट नाम से ही कि जो भारतीय संविधान है, इसका अनुच्छेद 1 जो ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र जो है वो 3 श्रेणी में बटे होंगे। एक तो ऐसे राज्य क्षेत्र जिनका अपना अस्तित्व है, और दूसरा ऐसा जो यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित है, और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत भविष्य में अर्जित करे। अब जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब वर्तमान में कितने हैं ये आप खोज के इसको याद कर लें, तैयार कर लें। ये प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब इसमें जो जो राज्य हैं, ये यूनियन अरेंजमेंट जो हमारा है उसके साथ वो केंद्र के साथ शक्तियों का भी विभाजन अपने को प्राप्त करते हैं, जो राज्य है। और जो यूनियन टेरिटरी वो सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये समझने वाली चीज़ है कि जो राज्य हैं उनका जो सूची है, राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए ऐसा कुछ नहीं, वो सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसे प्रदेशों को ही केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार ये जो प्रदेश हैं ये संघीय प्रणाली से थोड़ा अलग है। तो अब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका गठन कैसे होता है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। अब वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें आपको 7 मेंशन है और 2 ऊपर बने, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पे हम लोग चर्चा करके देख रहे हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक सोच के आधार पे जो बने हैं, सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पे जो बने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका जो प्रशासन होता है भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 229 से 141 तक इसका मेंशन वर्णन किया गया। ये प्रश्न आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। अब इसके आगे जब हम ये देखते हैं कि संसद यूनियन टेरिटरी के लिए तीनों सूची पर विधि बना सकती है, यूनियन जो आपका है, और दिल्ली के लिए विशेष उपबंध जो किया गया है वो भारतीय संविधान के 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया है, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ विधानसभा भी हो सकती है यूनियन टेरिटरीज में। अब जब मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उपराज्यपाल द्वारा बहुत सारे निर्णय छोड़ करके बाकी सभी निर्णय में उसकी सहायता करती है मंत्रिपरिषद जो है मुख्यमंत्री की। लेकिन अगर मान लीजिए जो उपराज्यपाल है वो मंत्रिमंडल के किसी मुद्दे पर टकराव होगा तो उपराज्यपाल उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यही उसकी एक विशेष शक्ति है। ये अब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो ये है विषय जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकता है। बहुत सारे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न ऐसे हैं जो तथ्यात्मक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ अवधारणात्मक समझ के प्रश्न भी आने लगे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्योंकि अब की बार जो प्रारंभिक परीक्षा है वो टल गई है इलेक्शन को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए। इसलिए इसकी संभावना अधिक हो गई है कि प्रश्न जो हैं वो गहराई से पूछे जाएं, और पुनरावृत्ति तो होगी ही प्रश्नों की। तो पुनरावृत्ति जो होने वाले प्रश्न हैं उनकी मैं कर अपने वार्ताक्रम में चर्चा कर देता हूँ, और जो नए प्रश्न हैं जो कॉन्सेप्चुअल है जो आने की इसकी पूरी संभावना है उसको मैं इंगित कर देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आएगा। अब ये एक छोटा सा विषय था जिसमें कि मैंने सारे बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ से आना है। मित्रों, प्रस्तावना जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है, यहाँ से भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। प्रश्न आते रहे हैं और विगत वर्ष प्रश्न नहीं आया है, तो वहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उसको भी
थोड़ा ध्यान रखिएगा। तिथियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण है। संविधान सभा से तो प्रश्न आना ही आना है, फैक्ट वहाँ पे सीधा आधारित है। और विभिन्न अनुसूचियों में क्या है, शेड्यूल्स में क्या है, इसको देख लेना होगा। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सहकारी समितियाँ, ये नगर पंचायत और सहकारी समितियाँ, नगरीय निकाय और आपका स्थानीय स्वशासन, ये 3 बिंदु उधर से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर विराम देते हैं।